हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का कार्यक्रम जैसे कि रूप में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है जैसे का कार्यक्रम भारत सरकार को शनिवार को करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं मां सरस्वती के जन्मदिन और यहाँ पे बैठे मेरे प्रिय सहपाठी टीचर्स सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज का टॉपिक आज जैसे के कार्यक्रम का टॉपिक है इंक्लूसिव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में समावेशी शिक्षा सशक्तिकरण का मार्ग, जिनको जिनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं उगमदान बीएड फर्स्ट ईयर, लक्ष्मी चाँद बीएड सेकंड ईयर, पापड़ी बीएड फर्स्ट ईयर। मैं इससे आगे करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और अपनी जैसी का कार्यक्रम शुरू करवाएं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। अब आप लोग रहते तो ये सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम। हमारे बीच में उपस्थित टीटीसी कॉलेज के एचओडी संतोष सर और बीच में उपस्थित निकुंज सर, दया मैम और सामने उपस्थित मेरे सहपाठी भाई और बहनों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जेसी का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा का भारत, ये हमारा टॉपिक है। और हमारे सुपरवाइजर है सबसे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा, जिसको जवाब आ रहा है तो बता देना। भारत में नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, किसी को बताए? बताओ। दो 2020 में। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, किसी को बताए? बताओ। ठीक है। रा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, किसी को बताए? किसी को बताए? इसका प्राथमिक लक्ष्य है समावेशी शिक्षा, मतलब सभी को
बराबर शिक्षा का हक मिले और एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सके, समावेशी शिक्षा आगे चले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? इससे पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसमें 10+2 का फॉर्मूला अपनाया गया था। नई शिक्षा नीति में ये फॉर्मूला चेंज करके 5+3+3+4 का फॉर्मूला अपनाया गया था। अब इसमें 4 स्टेजेस पर इन्होंने बात की है। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज की बात की है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज की बात की है, फिर मिडिल स्टेज की बात की है, फिर सेकेंडरी स्टेज की बात की है। तो सबसे पहले जो 5 इयर्स तक, मतलब 3 वर्ष तक बच्चों को आंगनबाड़ी और बाल वाटिका प्री स्कूली शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो सके, यानी बच्चे स्कूली प्रक्रिया को जान सके, अच्छी तरह से सीख सके। ठीक है, ये 3 वर्ष तक इन्होंने रखा है। उसके बाद में क्लास 1 और 2 आएगा, जो है 6 से 8 तक इसमें आएगी। मतलब हर एक बच्चे को स्कूल में जब एंटर होता है, जब 6 वर्ष में बच्चा स्कूल में एंटर होता है, ठीक है, तो बच्चा 6 वर्ष में, तो इसमें एज जो होती है 6 से 8 तक की गई है। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आएगा, जो क्लास 3 से लेकर 5 तक इसमें बताया गया है, जो एज 8 से लेकर 11 तक है। उसके बाद में मिडिल स्टेज आएगा, जो क्लास 6 से 8 तक 3 क्लासेस इसमें रखी गई है, तो एज 11 से लेकर 14 ईयर्स तक इसमें आएंगे। उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज, जो 4 क्लासेज आएगी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, और एज इसमें 14 से 18 वर्ष रखी गई है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांत क्या है? हर एक शिक्षा नीति का एक मूलभूत सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारे को चलना है। इसके भी कई सिद्धांत है। इसमें पहला पॉइंट है कि हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास किया जाए। यानी हर बच्चे को हमारे को पहचानना है कि इसकी क्या जरूरत है, कैसी शिक्षा देनी है, कैसी शिक्षण विद्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, यानी हमारे को बाल केंद्रीय शिक्षा पर ज्यादा जोर देना, बच्चे की क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमारे को शिक्षा देनी। ठीक है, तो विशिष्ट क्षमताओं को उनको पहचानना है अपन को, और उनके विकास हेतु भरपूर प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा। ये नई शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है इसका। दूसरा पॉइंट है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का। बुनियादी साक्षरता का मतलब होता है कि बच्चे को किताबी ज्ञान से ज्यादा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, ताकि वो बच्चा आगे जाके भविष्य में अपने स्वयं पर निर्भर होकर, चाहे व्यवसाय करे चाहे पढ़ाई करे, स्वयं पर निर्भर हो, सेल्फ स्टेटेड हो। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे हमने देखा, मतलब विशिष्ट बच्चों को ऐसा ही, जो बच्चे हैं इनको सिलाई मशीन वाला ये अभी सिखा रहे हैं, तो ये आगे जाके मतलब ऐसा अपना रोजगार स्थापित कर सके, मतलब अपने खुद पर निर्भर हो। ठीक है, बुनियादी साक्षरता। और संख्या ज्ञान का मतलब ये होता है बच्चे को मतलब कक्षा 3 तक बच्चे को इतना तैयार कर लो ताकि बच्चा आगे जाके छोटी छोटी जो गणितीय क्रिया उनको समझ सके, व्यवहारिक जीवन में ला सके गणित को। ठीक है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया शिक्षा नीति में। और तीसरा पॉइंट है लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाए जिसमें समय समय पर उसमें चेंज किया जाए, ताकि सरल माध्यम में शिक्षा प्राप्त की जाए। और हमारा संविधान भी आपने देखा हो लचीला है, इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। इसी तरह हमारे पाठ्यक्रम में भी संशोधन होते रहते हैं, यानी बच्चे को सरल पाठ्यक्रम कैसे समझना है, और शिक्षक को हमेशा बाल केंद्रीय शिक्षा पर ही जोर देना चाहिए, यानी बच्चे को मद्देनजर रखते हुए शिक्षक को आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा पॉइंट है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना। सतत
सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मतलब हर एक बच्चे का हमने एक टॉपिक पढ़ाया तो टॉपिक के बीच में मूल्यांकन करना कि बच्चे को कितना समझ आया है। अगर समझ नहीं आया तो उनको दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कैसे समझ नहीं आया, तो उनको वापस उस टॉपिक को समझाया जाए। तो ये पाठ के दौरान भी किया जाता है, पाठ के बाद भी किया जाता है, यानी एक सप्ताह में भी किया जाता है, साल के बाद भी किया जाता है। तो ये लगातार उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि बच्चा उस शिक्षा में वंचित न रह सके। और पांचवा पॉइंट है जीवन कौशल के लिए शिक्षा प्रदान करना। उनको आगे की भविष्य में क्या करना है वो सब इस शिक्षा के अंतर्गत उनको सिखा देना चाहिए कि आपको आगे जाके मतलब हर एक शिक्षा को मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए ताकि वो शिक्षा में हर एक जीवन को समझ सके। इंक्लूसिव एजुकेशन अब हमारे मेन टॉपिक है वो समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म में लाकर, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो, मतलब एक ही धरातल पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से पाठ्यक्रम को समझ सके और आसानी से पढ़ सके। यही समावेशी शिक्षा का मतलब है। समावेशी शिक्षा और विविधता एक सफल प्रभावी शिक्षा प्रणाली के आवश्यक घटक है। भारत में कई विविध समुदाय और संस्कृति और भाषाएं हैं। अब हमारे भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कई प्रकार के समुदाय है, कई प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उनको बच्चों को रूबरू किया जाए, उनकी सांस्कृतिक भाषाएं वो पाठ्यक्रम में मतलब समावेश किया जाए उनका, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा इस भाषाओं को समझ सके, सांस्कृतिक क्रियाओं को समझ सके। ये इसमें समावेशी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फॉर्मूला अपनाया गया है। सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। समावेशी और समता मूलक शिक्षा जबकि वास्तविक में अपने आप में एक आवश्यक लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के ये महत्वपूर्ण समावेश और न्याय शिक्षा समाज में जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने देखने और फल लेने का अवसर मिले, राष्ट्र के लिए योगदान करे। तो ये समावेशी शिक्षा का मैं योगदान रहा है। और ये आप चार्ट में देख सकते हो, सभी बच्चे एक साथ एक टेबल पर एक ही धरातल पर पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यही समावेशी शिक्षा का अर्थ है। अब समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है, इनके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो पहला पॉइंट है सभी के लिए समानता और समान अवसर, यानी सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा में समान अवसर देकर बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो, सभी को शिक्षा का प्रारूप समान होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अच्छी तरह से शैक्षिक योजना का निर्माण। शिक्षण योजना ऐसी बननी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षक योजना होनी चाहिए, अरे बच्चों को अपनी शिक्षा दी जाए ऐसी योजना बनाओ ताकि बच्चा उसको सरलता से उसको अर्थ कर सके। संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का उपयोग, यानी पाठ्यक्रम में अनेकों भाषाओं का समावेश किया जाए ताकि बच्चा चाहे जो इंग्लिश हो इस मीडियम का इंग्लिश समझ सके, ऐसे ही भाषाओं का समावेश किया जाए बच्चा आसानी से समझ सके। विशिष्ट शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग, यानी किसी मेथड ऐसा होना चाहिए जो बच्चा सरल यानी अंत से पूर्ण की ओर चलना चाहिए। अपन छोटा छोटा अपन को शिक्षण को अपना बच्चा ज्यादा सीख सके, ज्ञान बैठ सके, ऐसी शिक्षा और व्यक्तिगत विविधता के प्रति संवेदनशील, यानी हर बच्चे को हमारे को में हर बच्चा यूनिक होता है। तो हमको समझना है एक टीचर की भावना बच्चे के प्रति ये होनी चाहिए कि बच्चे हर बच्चे को समझना चाहिए कि वो बच्चा कैसा है, वो किस तरह शिक्षा व्यक्त करता है, या कोई बच्चा कमजोर होता है कोई इंटेलिजेंट होता है, तो सभी को बराबर लेना। टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए इंटेलिजेंट बच्चे को तो क्या क्या पहले से होता है, लेकिन एक कम बुद्धि वाला कम अलग ज्ञान रखने वाला बच्चे को कैसे उभर कर आगे लाए, उसके लिए सबसे पहले शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरे बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति
थैंक यू। आगे के जैसी के लिए मैं जैसे देखिए टॉपिक है एनईपी 2020 एजुकेशन के लिए क्यों जरूरी है। सभी नेशनल इंस्टीट्यूट में सभी स्टेट्स में जो एजुकेशन के सुधार के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको लक्ष्य को प्राप्त करना यही मेन इसका एम है। इसका एम उसको उद्देश्य को प्राप्त करना है ताकि सभी को एक साथ एजुकेशन दे सके, टीचर और सभी के लिए मार्गदर्शन बन सके। इसका उद्देश्य है शिक्षा के एजुकेशन के स्तर को उन्नत करना, सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना और उनको नई नई एजुकेशन देना, बच्चों के एजुकेशन में सुधार करना, उनकी क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना बच्चों को, जो कि उनके आगे फ्यूचर में उनको जरूरत पड़ती है उसके लिए उनको एजुकेशन देना। सभी नेशनल राष्ट्रीय एक सिस्टम है जिनको एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण उनको विकास देना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मेन है कि उनको आगे आगे इम्प्रूवमेंट करना है और उनको प्रोत्साहन करना है। नेशनल एजुकेशन जो भी नेशनल है उनको एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना है और उनको समावेशी शिक्षा के साथ एजुकेशन प्रदान करनी है। पहले जून 2017 में एक कमेटी गठित की गई ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका एक मसौदा तैयार किया गया। डॉक्टर कस्तूरी रंजन उसके अंतरिक्ष के वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये अध्यक्ष को इकट्ठा करके उनके साथ दो और मेंबर अमिता खेरा एंड उचित शिक्षा सचिव श्री अनीता करवाल सचिव थे जिन्होंने ये कमेटी गठित की गई और ये उनके नाम है कस्तूरी रंजन एंड अमित खरे एंड श्री अनीता करवाल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनईपी 2020 में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि यूनिवर्सल ऑफ एजुकेशन सभी को शिक्षा देनी है, यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है, सभी को एक समान, सभी को एजुकेशन में बढ़ावा देना है, यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। पहले दूसरा पॉइंट है पहले क्या था 10+2 में एजुकेशन दी जाती थी उसके सिस्टम को चेंज करके 5+3+4 कर दिया गया 5+3+3 एंड +4 अब नया सिस्टम उसको लागू किया गया। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव प्रमोट द मदर लैंग्वेज को इम्प्रूव किया गया ताकि बच्चों को जो है उनकी एजुकेशन है वो मदर लैंग्वेज में दी जाए ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सके और पढ़ सके। सिंपल वर्ड बच्चों को देने चाहिए ताकि बच्चे अपनी एजुकेशन में नेक्स्ट क्या है फन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों को लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए, जो बच्चे होते हैं उनको फन एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग आनी चाहिए ताकि बच्चे जो है फन एक्टिविटीज के माध्यम से जल्दी से सीखते। नेक्स्ट क्या है सभी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी है। अपनी क्लास में सभी अलग अलग होते हैं, ग्रुप अलग होता है, कल्चर अलग होती है, भाषा अलग होती है, मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो उन सभी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ये प्रावधान करता है कि सभी को रिस्पेक्ट देना है और सभी को एजुकेशन में देना है, सभी को एजुकेशन देना है। और नेक्स्ट है बैग का लोड जो है कम करना है, इतना बड़ा लोड नहीं उसको एक साथ लेकर पीरियड करवाना है बच्चों को और उसका बैग का लोड जो बुक्स वगैरह वो इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाना है और
एक साथ उनको संक्षेप में बच्चों को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना। नेक्स्ट इंक्लूसिव के मेन पॉइंट्स जो 4 है। पहला है सभी से प्रेजेंट होना, ताकि सभी एक ग्रुप एक साथ पढ़ सके, सभी एक साथ आकर पढ़ सके और सभी को शिक्षा दी जाए। ये इंक्लूसिव का मेन गोल है कि सभी रोज हो जाए और सभी एक साथ प्रेजेंट हो, चाहे किसी भी वो क्षेत्र से हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, सभी को। नेक्स्ट है स्पोर्ट, बच्चों को स्पोर्ट करना, किसी भी जहाँ भी उसको दिक्कत है उनको स्पोर्ट की जरूरत है तो उनको स्पोर्ट देना और बच्चे को समझाना कि क्या प्रॉब्लम है, उनको धीरे धीरे बच्चे को सिखाना, ताकि बच्चा समझ के एक्सपीरियंस करके वो पढ़ सके और अपनी एजुकेशन जो है वो ले सके। एक्सपीरियंस करे, क्योंकि जब दे दिए क्लास में आए तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया, सपोर्ट करने की हेल्प की, धीरे धीरे समझाया और सपोर्ट किया और अपनी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के किसी भी जो हमारा गोल होता है सभी में हमको पार्टिसिपेट करना, धीरे धीरे कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करें। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन कोई भी कार्यक्रम हो उसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना, ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सके और अपने एजुकेशन को ले सके। आगे नेक्स्ट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन अकॉर्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है अनुच्छेद 45 में जो सभी के लिए शिक्षा, राइट टू एजुकेशन में संबंधित आता है। जो संविधान में 45 के तहत 14 वर्ष से लेकर सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये इसका मेन क्या है कि सभी को फ्री शिक्षा प्राप्त देनी है, 14 साल की एज तक सभी को शिक्षा प्रावधान, फ्री शिक्षा देनी है। नेक्स्ट क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, नेशनल लेवल पर उनको एजुकेशन जो उनकी 14 साल तक एज है उनकी सब को एजुकेशन देनी है और एजुकेशन के सेक्टर को जो है वो बढ़ावा करना है और बच्चों का जो राइट है एजुकेशन का, तो बेसिक एजुकेशन के राइट उनका अधिकार है उनको वो मिलना चाहिए है। अनुच्छेद 21A के तहत राइट टू एजुकेशन भी बच्चों को दिया गया है। हाँ नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट जो है जैसे प्रेजेंट करेंगे वो डीएड फर्स्ट ईयर से बाबू सिंह को मैं प्रेजेंट करती हूँ। Thank you, Dr. Lee. Good evening, all of you. To the education according to NEP 2030. NEP 2020 के 20 में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? अध्याय 6 में समान मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए सीखना आवश्यक है। सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो NEP 2020 में किस तरह से रखा गया है? ये अध्याय 6 में समान मूलक और समावेशी शिक्षा के लिए और सभी के लिए सीखना आवश्यक है, इसलिए रखा गया। और 6.1 में सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत, प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनना चाहिए। जैसे कि किसी विद्यार्थी को पढ़ाना है तो अगर वह शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो विद्यार्थी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, अगर शिक्षक अच्छे होंगे तो विद्यार्थी का हौसला बढ़ेगा, वो अच्छे से पढ़ पाएगा। शिक्षा को समृद्धि सूची का विषय मानते हुए सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीतियों में विविधता व स्थानीय संदर्भ के लिए समान, किसी भी बच्चे के लिए अलग से कोई शिक्षा नहीं होना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, भले वो विकलांग हो भले वो दिव्यांग हो, कोई भी बच्चा हो सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेश पर होकर, ताकि शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों का विकास सुनिश्चित हो। जैसे कि अगर कोई शिक्षक है वो किसी बच्चे को सही से नहीं पढ़ा रहा है, किसी में भेदभाव कर रहा है तो वो गलत है। अगर शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों को एक समान मिलनी चाहिए, इसका विकास सुनिश्चित हो। विशेष शिक्षा क्षेत्र, समावेशी शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण, सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग
SEDG के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि जो क्षेत्र है, जैसे OBC, ST, SC, कुछ निम्न जाति पिछड़े वर्ग है, उनके जो कबीले है, जैसे उनका कोई कस्बा है, वहां पर समावेशी शिक्षा के केंद्र खोलने चाहिए, वहां पर उन्हें समावेशी शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। बच्चों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने हेतु शिक्षा क्षेत्र की सभी योजनाओं व नीतियों का पूर्ण इस्तेमाल किया जाए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ बच्चों को कोई योजनाएं होती है, वो उन्हें पता नहीं होती, जो सरकार द्वारा होती है, तो वो योजनाएं उन्हें प्रदान करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये योजनाएं सरकार प्रदान करिए, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। SEDG से संबंधित बच्चों और विशेष रूप से छात्राओं की शिक्षा के प्रति विषमता समाप्त करने हेतु लक्षित नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएगी। बच्चों को समान अवसर, शिक्षा को अनुसूचित जातियों के बच्चों तक पहुंचाना, उनकी भागीदारी बढ़ाना और सीखने के अंतराल को कम करना और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC पर विशेष केंद्रित करना। जैसे कि कोई अनुसूचित जनजाति है, कोई जाति है, तो वहाँ के कबीलों को कोई शिक्षा प्रदान नहीं करता, जैसे वो पीछे पिछड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें सही से शिक्षा प्रदान करना, वहां जाकर उन्हें बताना कि शिक्षा समावेशी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बताना। आदिवासी समुदायों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष तंत्र, शैक्षिक रूप से अविकसित समुदाय से संबंधित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाया जाएगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें अन्य बच्चों की तरह शिक्षा दी जाएगी, उन्हें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। समावेशी शिक्षा में बाधाएं, माता पिता अपने निःशक्त बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, तो उसके माता पिता उसे कॉलेज या स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, तो उसमें भी ये एक बाधा है कि माता पिता उसे निःशक्त बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। योग्य रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपस्थिति, अगर बच्चा पढ़ने भी जाता है और वहाँ शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, तो वो बच्चा नहीं सही से नहीं पढ़ पाता है, शिक्षकों की अनुपस्थिति भी है। विशेष दक्षता वाले बच्चों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। सशक्तिकरण में समावेशी शिक्षा, भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय अधिनियम, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान 2010 परियोजना 6 से आयु वर्ग के सभी बच्चों में प्रवेश, ठहराव और शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। 14 वर्ष जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल है, कोई भी सामान्य स्कूल किसी दिव्यांग बच्चे को दाखिल देने से इनकार नहीं कर सकता। थैंक यू। हमारे शिक्षण को आपने तो हाथ से कर सकते हैं। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब गठित की गई? खड़े होकर जवाब दीजिए जिसको आता है। हाँ, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सचिव कौन थे? जिस किसको पता है वो खड़े होकर जवाब दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, SSA का पूरा नाम क्या है? सही बात है। ये जो डी दे रखा है, ये डी इसमें नहीं आएगा, इसमें सी आएगा। दोनों को मर्ज कर दिया गया, समावेशी शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान। अब मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाए। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में बनाया गया? सही है। सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू हमारी जैसे सुनने के लिए। आप सभी को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अपने डाउट या क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं। आपके टॉपिक के साथ हैं। मैं आपकी क्वेश्चन को समझ चुका हूँ अच्छी तरह से। समावेशी शिक्षा जो मेरा रवैया था वो बताने का वो यही था कि जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो वो आसानी से वो समझ सकते हैं। जो चीज जो हम बताना चाहते हैं वो बच्चा शिक्षक जो बता रहा है वो प्रखर बुद्धि वाले बालक तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं जो जिसको कम समझ आता है उस पर ज्यादा जोर दिया जाए, ताकि वो बच्चा वो आसानी से उस पाठ्यक्रम को समझ सके, उस शिक्षण नीतियों को समझ सके, वो उस धरातल पर आ सके, आसानी से समझ सके। मेरा यही मानना था। हम उनके साथ भेदभाव थोड़ा कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि वैसे एक कक्षा में हम बैठे हैं, उसमें जैसे 40 विद्यार्थी है, उसमें 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो उस चीज को, जैसे हमने एक टॉपिक बता दिया, समावेशी शिक्षा बता दिया, तो समावेशी शिक्षा को वो बच्चा टीचर ने बता दिया, वो आसानी से उसको मतलब पहले से समझ रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ है, वो मतलब उसको पहले दिमाग में चीजें आ रही है, सब चीज वो समझ रहा है। लेकिन एक थोड़ा कम समझने वाला बालक को उसको एक घंटे के बाद में उस चीज को समझ रहा है, हाँ शिक्षक ने ये बताया था, वो चीज मेरे को तो समझ नहीं आई, वापिस उस शिक्षक को पूछता है कि ये चीज दोबारा बताओ, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उस पर जोर दो कि भाई जो कम समझने वाले बच्चे उनको ज्यादा कैसे समझाया जाए, कैसे सरल विधियों का उपयोग किया जाए, वो बच्चा आसानी से समझ सके।
और किसी का क्वेश्चन? बहुभाषावाद का ये होता है कि जो टीचिंग मेथड हम ला रहे हैं बच्चों के लिए, बाल केंद्रित शिक्षण, उसमें ज्यादा से ज्यादा बहुभाषा का मतलब हर एक भाषा का समावेश किया जाए। मतलब बच्चे हर एक भाषा, शिक्षक उनको समझाए कि संस्कृत क्या होती है, इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, उन बच्चों को ऐसी भाषाओं का नॉलेज दिया जाए ताकि आगे जाके वो बच्चा उस चीज को समझ सके, हर एक चीज को मतलब आसानी भाषा में समझ सके। स्पेशल बच्चों को मतलब साइन लैंग्वेज से समझ सकते हैं, जैसे ऐसे वाले बालक होते हैं उनको सांकेतिक भाषा में समझा सकते हैं। जिस तरह का बच्चा है, जैसे अंधे वालों को तो ब्रेल लिपि से समझाएंगे, ठीक है। हर एक मतलब बच्चे की शिक्षण विद्या अलग अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग हम शिक्षा देंगे, उस अकॉर्डिंग हम भाषाओं का विकास करेंगे। क्या मैं समझ नहीं। लैंग्वेज टू मतलब जैसे हमने फर्स्ट सांकेतिक भाषा ले ली, दूसरी जो बच्चे पर निर्भर करता है वो कौन से लैंग्वेज लेना चाहता है। बाकी वाला तो हमारे बीच में सर बैठे हैं, वो बताएंगे जवाब। आपका भी सही है। और आप आज ये पहले तो पता है ना, बहुभाषावाद क्या है, क्लास में बहुभाषावाद करना है तो कैसे तो प्रमोट करना है। अगर क्लास में तीन प्रकार के बच्चे हैं और विद्यालय है तीन प्रकार के बच्चे हैं, और गाँव के बच्चे होंगे तो गाँव की जो बोली है उसको भी उसको इस्तेमाल किया, जो उस इलाके की भाषा है, गुजराती भाषा है तो गुजराती साथ में अगर कोई बच्चा साइन लैंग्वेज का तो साइन लैंग्वेज को प्रमोट किया। और L1 का मेन होगा, जैसे आपने कहा कि L1 क्या होता है, जो उसकी प्रमुख भाषा है, जैसे मारवाड़ी, अगर आप मारवाड़ी में बात बताएंगे तो हिंदी में अगर आपको समझाएंगे तो समझाएंगे, तो साइन में समझाएंगे तो साइन में समझाएंगे, एक अंग्रेजी वाला बच्चा अंग्रेजी में समझाएंगे तो समझेगा, जो बच्चा गुजराती को गुजराती में समझाएंगे गुजराती समझेगा। L1 उसकी जो उसकी भाषा है वो L1 उसके आधार पर जो उस एनवायरमेंट में जो पुस्तक जो चल रही है वहाँ, जिस भी बोर्ड की पुस्तक चल रही है जो भाषा लिखी है, तो ये L1 के आधार पे L2 प्लस साथ साथ में इसके अलावा जो वहाँ सारे बच्चे हैं उनका उनको प्रमोट करना। यहाँ आपकी क्लास में देख सकते हो कि पीटीसी में लगभग मल्टीलिंगुअल यूज होता है। पंजाब की भी भाषा है यहाँ पे, गुजराती भाषा है यहाँ पे, हिंदी भाषा है यहाँ पे, मारवाड़ी भाषा है यहाँ पे, साइन लैंग्वेज, मतलब एक साथ में चार चार भाषाएं प्रमोट हो रही है। इसका मतलब यहाँ मल्टीलिंगुअल हो रहा है। सेम ऐसे ही आप क्या करते हैं अपने क्लास में यूज करवा सकते हैं, जैसा भाई कह रहे हैं वो भाषा को प्रमोट किया। दूसरा प्रश्न था कि अगर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, उसका L1 क्या होगा, उसका L2 क्या होगा, तो इसका मैंने आपको जवाब दे दिया। L1 क्या होगा उसका, L1 उसकी साइन लैंग्वेज होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा तीन लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, एक लोग वर्बल लैंग्वेज में बोल रहे थे तो बीच वाली जो मैम थी वो साइन लैंग्वेज बोल रही थी, तो वो साइन लैंग्वेज बोल रही थी उसकी वो L1 होगी। उसके आधार पर जो रिटन लैंग्वेज जो वर्बल लैंग्वेज थे, चाहे वो वर्बल लैंग्वेज उसकी गुजराती हो सकती है, चाहे वो वर्बल लैंग्वेज उसकी इंग्लिश हो सकती है, चाहे वो वर्बल लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, व्हाटएवर जो दूसरी भाषा में चल रही है तो उसका L2 हो सकता है। उसी के आधार पे L3 हो सकता है, आगे चल करके L4 हो सकता है। अच्छा, L1 के आधार पे L2 L3 L4 कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं। ये थोड़ा बता सके और थोड़ा नहीं बता सकते। थैंक यू। एक और चीज की जो पूछा हुआ था देश राज्य, जो गिफ्टेड बच्चे हैं या जो होशियार बच्चे हैं या जो एवरेज के ऊपर बच्चे हैं, वो अगर समझ गए हैं तो उनको समझाने के लिए कैसे
साथ साथ में वो अपने आप को ये ना फील करे यार ये कौन सी हमारा उपयोग कर रहे हैं, हमको तो सीखने के लिए मिल रहा है, इसके अंदर में ये पुरखा ना व्याप्त हो। ये पुरखा ना व्याप्त होने के लिए तो एनरिचमेंट प्रोग्राम आता है। एनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब है उसको उसके लेवल का काम दिया जाए। जैसे हम स्लो लर्नर को उसके लेवल का काम देते हैं, वैसे गिफ्टेड बच्चे को या जो होशियार बच्चा है या जो बच्चा हायर लर्नर है तो उसके लेवल का काम किया जाए ताकि वह भी अपने आप को सेटिस्फाइड समझे, वह भी अपने आप को लेवल ज्यादा। तो ऐसे टीचर है उसको हर एक बच्चे को ध्यान रखना है। ये नहीं कि किसी बच्चे को दबा देना, ऐसा नहीं। हर बच्चा अपने अपने लेवल पे फायदा उठा सके, हर बच्चा अपने आप को सेटिस्फाइड कर सके, यह जो है ये होता है। देखो सभी के लिए समानता और समान अवसर, समानता का मतलब इक्वलिटी, तो बच्चों को समान समावेशी और समतामूलक शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो आपने देखा कि उसमें सामान्य बालक आएंगे और विशिष्ट बालक आएंगे, चाहे वो हेरिंग इंटरमीडिएट वाला हो, चाहे वो आईटी का बालक हो, चाहे वो एमआर का हो, सभी इसके अंदर आएंगे। और समतामूलक शिक्षा का मतलब शिक्षा का स्वरूप समान होना चाहिए सभी के लिए। मतलब शिक्षण विद्या जो सरल रूप में होनी चाहिए, मतलब एक ही शिक्षण विधियों का प्रारूप है वो अंश से पूर्ण की ओर चलना चाहिए, मतलब सरल से जटिल की ओर, बच्चा उसको आसानी से अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर सके, यही होता है समतामूलक। बाकी सब सर बताएंगे, मेरा तो इतना ही मानना है। करना है इसमें एक मिनट लगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत इंसाइटफुल प्रश्न है, इस पर ध्यान देना चाहिए सभी। आपने देखा कि हर शनिवार को हर बंदे को चुना गया है, कोई भी बंदा छूटा हुआ नहीं है, सबको जैसे ही करना है। चाहे वो अपने आप को बहुत हट करके चलने वाला हो, यानी दबक के चलने वाला हो, चाहे उठ करके चलने वाला हो, चलाना सबको है। ये आपके लिस्ट में दिया गया है, यानी किसी को छोड़ना नहीं है, सबको यहाँ आकर के खड़ा होना है, जैसी प्रेजेंट करनी है। ये हुआ समता, समान, इसको कहेंगे समान, मतलब इक्वल। अब जब बात करेंगे समता की, तो आपने देखा कि 3 लोग प्रेजेंट कर रहे थे। प्रेजेंट करना है माइक में, सब लोग माइक प्रेजेंट करेंगे, यानी इन्होंने माइक में प्रेजेंट किया, तो थर्ड वाले माइक में प्रेजेंट किया, बट जो सेकंड वाला था उसने किसे प्रेजेंट किया, साइलेंटली। तो यहाँ पे क्लास में बच्चा जिस लेवल पे प्रेजेंट करना चाहता है, जिस लेवल पे आकर के सीखना चाहता है, उस लेवल पे। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि एक स्टेडियम होता है और उस स्टेडियम में 3 लोग खड़े होते हैं। एक तो बड़ा होता है, बड़ा वाला बंदे को भी वो चेयर, 3 चेयर है, तीनों को सेम सेम चेयर दिया। एक बड़ा वाला बंदा चेयर पे खड़ा होता है, बहुत लंबा हो जाता है, उसको ज्यादा दिखने लगता है। और एक छोटा सा बच्चा है, उसको उस चेयर पे बिल्कुल दिख भी नहीं पाता है। और एक बीच वाला बच्चा होता है तो उसको भी नहीं दिख पाता, तो वो एकदम किनारे तक ही रहता है, पूरा नहीं दिख पाता है। ऐसे जिसको चेयर की जरूरत ही नहीं है, उसको चेयर देने की क्या जरूरत है। एक लंबा
खंबा है, जैसे आप मान लो बहुत लंबे हो, आपको ऐसे बिना चेयर के आप खड़े होकर देख सकते हो, तो आपको चेयर की जरूरत चाहिए। ऐसे जो गिफ्टेड बच्चा है, मैं तीन पे आता हूँ, एवरेज, लो और हाई का, तो हाई वाले बच्चे को वो बेसिक चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक चीज और बेसिक से थोड़ा ऊपर किसको जरूरत है, जो एकदम बिल्कुल लो है, यानी कि छोटा वाला बच्चा, छोटे वाले बच्चे को 2 चेयर दी जा सकती है, या छोटे वाले बच्चे को ही दिव्यांग बच्चे को रैंक या उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है। जो अलग से व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे यहाँ साइन की व्यवस्था बना है, जैसे इंटरप्रेटर की व्यवस्था बना रहे हैं, यह क्या है, यह सबका है, यह इक्विटी है। इक्विटी और इक्वलिटी आपका एक 2 प्रश्न है। इक्वलिटी का मतलब कि सबको समान देना, सबको स्टेडियम में खड़ा करना, सबको चांस देना। चांस देने के साथ साथ में चांस उसकी क्षमता के अनुसार, वो क्षमता कैसी है कि साइन लैंग्वेज का साइन लैंग्वेज, जो बच्चा ब्रेल में करना चाहता है उसको ब्रेल में, जो बच्चा व्हील चेयर पे आकर करना चाहता है व्हील चेयर में, जो बच्चा रैंप लेकर के वहां तक जाना चाहता है उसको वहां पे, तो जैसी जिसकी क्षमता है उसको उस हिसाब से आकर के समझाना, उस हिसाब से आकर के व्यवस्था देना, ये होता है क्षमता। बाकी समय एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपने देखा है कि कभी कभी आपने एक चित्र देखा होगा कि एक जंगल में एक जो है मीटिंग होती है कि भाई सबको पेड़ पे चढ़ना है, तो आप मछली को भी कहा जाता है पेड़ पे चढ़ने के लिए, हाथी को भी पेड़ पे चढ़ने के लिए कहा, और जो चिड़िया उसको भी पेड़ पे चढ़ने, बंदर को पेड़ पे चढ़ने के लिए कहा। तो बंदर चिड़िया तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे, हाथी नहीं चढ़ पाएंगे, मछली नहीं चढ़ पाएगी। मछली कहाँ में रहेगी, पानी में रहेगी, और हाथी कहाँ रहेगी, जमीन पर रहेगी। बंदर और चिड़िया ऊपर चढ़ सकते हैं। ऐसे उनको वहां रहने के लिए कहा जाए, चिड़िया को पेड़ पे, जो हाथी जमीन पे रह सकते हैं उसको जमीन पे रहने के लिए कहा जाए, और जो मछली है पानी में रहकर के अपना काम करना चाहती है उसको पानी में रहना है। ये सबका मतलब शिक्षा है, ये क्लास में ये समावेशी शिक्षा का मेन सबसे बड़ा फंड। ठीक है, हाँ, और कोई क्वेश्चन? पा रहा हूँ अच्छी तरह से। यही ना। देखो, ये जैसी कमेटी का काम है, मेरा काम नहीं है। चलो, मेरी एक गलती हुई है इसमें, जो ये मूल्यांकन सब लिखा हुआ है, ये इस प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा गड़बड़ी हुई है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, ये सिक्योरिटी शब्द, क्योंकि उसमें जो टाइपिंग करे थे उसमें सही लिखा हुआ नहीं आ रहा था। मैं प्रयास किया तो ये नहीं हो रहा था टाइपिंग, शब्द भी अच्छी तरह से टाइप नहीं हो रहा था। मैं एक शब्द पर दो सभी को गौर से देख रहा था, लेकिन ठीक लैपटॉप में अच्छी इतनी टाइप नहीं हो रही, इसकी वजह से ये चीज स्क्रिप्टिंग हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा और सामाजिक शिक्षा में क्या फर्क है? देखो, सामाजिक सामान्य बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान की बजाय उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, ताकि बच्चा लाइफ में अपना स्वयं मतलब रोजगार हो, चाहे स्वयं आत्मनिर्भर हो सके, अपने खुद पर वो संभल सके, मतलब आगे उभर कर आए। जैसे हमने देखा है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बालिकाएं हैं जो सिलाई मशीन का काम कर रहे हैं, यहाँ सिखाई जा रही है सिलाई मशीन,
तो आगे जाके उस चीज को रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है बुनियादी शिक्षा। और एक भावनगर में हमारे एक संस्था चल रही है, उस संस्था का नाम वो ही बुनियादी शिक्षा पर ही आधारित है। मतलब बच्चों को हर एक चीज सिखाई जा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा आपने सामान्य शिक्षा, सामान्य जो हम अभी कर रहे हैं, हम बीएड करके, मैं बीएड करके आया हूँ, वो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत है। बस अभी कुछ कंफ्यूजन, बाकी सर बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हमारे जैसे समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सम मतलब समान, बेसिक मतलब धारण करना, रूप धारण करना। तो ये जो समावेशी शिक्षा, एक ही प्लेटफॉर्म बच्चों, जैसे सामान्य बच्चे उसमें होंगे तो सामान्य बच्चों को सामान्य शिक्षण विधियों के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे, और विशिष्ट जो बालक है उनको विशिष्ट शिक्षण विधियों के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे। उसके टीचर जो होंगे वो उसी अकॉर्डिंग होंगे जो विशिष्ट बालक समझ सके उसको आसानी से शिक्षण विधियों को, इसी अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, बात बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको कहते हैं समेकित शिक्षा। ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तीन तरह की शिक्षा, एक सामान्य शिक्षा, एक समावेशी शिक्षा, एक समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम एक रूम में बैठे, उसमें विशिष्ट विद्यालय तो सामान्य विद्यालय की तरह ही होंगे, लेकिन उसमें विशिष्ट बालक, जैसे एचआई वाला बालक आ गया, डीआई वाला बालक आ गया, तो उसको पर्टिकुलर एक चैम्बर में शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो शिक्षा कौन देंगे? हिमंतु शिक्षक देंगे। ठीक है, वो एक किसी संस्था से जुड़े होंगे, वो शिक्षा 1 घंटे का लेक्चर होता है, वो देके चले जाएंगे, फिर वापस वो प्रोग्राम, तो उनको इस अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। उनको कहते हैं समेकित शिक्षा, समेकित शिक्षा। जैसे हम, मैं तो एचआई वाले बाल को आसानी से पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण विधि को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा 2 साल का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं चीजों को सीखूंगा कि किस अकॉर्डिंग हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षण विधि को तो हम समझ नहीं पाए उसको। यही है। देखो, हम जिस स्कूल में जाएंगे, वो एचआई वाले बालक के लिए हम बीएड कर रहे हैं। मैं एचआई वाले स्कूलों में जाऊंगा, लेकिन बीआई वाले। फिर वहाँ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर उसको हर एक पाठ्यक्रम को आसानी से हम समझेंगे। पहले हमारा समझना शिक्षक को जरूरी है, पहले शिक्षक को उस पाठ्यक्रम में को समझना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज पहले शिक्षक देगा, फिर बच्चों को हम उस अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे। और किसी का क्वेश्चन? आप खड़े हुए थे, हाँ। ना, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन इतना कह सकता हूँ, ये समावेशी शिक्षा
ये अमेरिका में 1973 में इनका उद्भव हुआ था। तो यहाँ से मेरे तो अमेरिका से ही इसका उद्भव हुआ। ऐसा मेरा मानना है। आप ही सर बताइए। हाँ, वो सिर्फ आप सभी यहाँ डेढ़ साल आपको हुआ है तो आपको विजिट कराया गया होगा। बीआई वाले बच्चे देखे होंगे है और एमपी वाले बच्चे देखे होंगे आपने, अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चे देखे। वही विशिष्ट है। रिटार्डेशन ऐसा है कि हेरिंग अमेरिका डिजिटल और किसी का बेसरस हो गया। अच्छा किसी का बेटे सिटी बच्चों को हमने देखा था। सिटी वाले बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं अगर सिर्फ स्वभाव के, तो उनको धीरे 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 उस माहौल में लाया जाए। तो तो ये सब पर निर्भर करता है। एक बार और बोलिए एक बार रिपीट। ठीक है मैं आपने इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ तक पूरा सीखा नहीं है। तो आप बात कर लो बात हमारे पाठ्यक्रम में 3 शब्द और आते हैं, AAM, एडप्टेशन, एक्कोमोडेशन, मोडिफिकेशन। तो यहाँ एक क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के बच्चे को आज क्या नाम है उसका, हाँ, इन्होंने ढेर सारा प्रश्न पूछा, इन्होंने स्टेपल फॉर्म भी पूछे। वो सारे बच्चे जो हमारे लिस्टेड हैं आरपी में, अगर मान लो प्रकार के बच्चे आते हैं उनको सबको पढ़ाना है कि क्लास में पढ़ाए। उसमें भी आपने कहा कैटेगरी है, माइल्ड है, मॉडरेट, प्रोफाउंड। तो माइल्ड वाले बच्चे को हम उसके हिसाब से थोड़ा वस्तुओं को उसके हिसाब से ढाल लेंगे, थोड़े उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल करेंगे, चीजों को रूपांतरित कर सकते हैं अगर लगेगा तो। सडन अनुकूल बच्चा थोड़ा सा और गंभीर है तो मान लो आप वहां हो, जहाँ खड़े हो वहां से आपको सुनाई हो रहा है, हमने आपको यहाँ खड़ा कर दिया और आपको मस्जिद दे दी। हमने आपको यहाँ ला दिया, वहां से यहाँ आगे ला दिया और आपको मशीन दे दी। मैंने यहाँ पे माइक यूज कर लिया, मेरी आवाज नहीं पहुंच गई, हमने डिवाइस यूज कर लिया।
हमने साथ में इसको एकोमोडेट कर लिया, इसी को बढ़ा दिया। हाँ। अब ऐसी कंडीशन में मेरे पहले वाले पॉइंट, दूसरे वाला पॉइंट, दोनों शासन की ओर है, गंभीर है कि पहले वाला भी नहीं सर का आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं मैं आपसे कहीं जाता हूँ मतलब जैसे कोई अन्य जितना हो गया उस इलाके में जाता हूँ, तो अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगा तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से तो नहीं बता सकता, आप कह रहे हैं उस हिसाब से। पर अगर मैं उन्हें बताने की कोशिश करूंगा, मैं आगे से आगे उनके लिए मतलब सरकार से विनती करूंगा, जैसे मतलब हमारे जो बच्चे होंगे उनको बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार की ये योजना है, उनको मैं पूरी पूरी जो मैंने आज तक पढ़ा है वो उनको मैं बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, जिससे वो बच्चे मतलब लाभान्वित हो सके कि ये क्या लाभ है क्या हानि है, वो सब बताऊंगा, जिससे वो आगे बढ़ के अपने करियर के बारे में सोच सके। दो चार बार प्रैक्टिस होगी, हम उनको दो चार बार बताएंगे तो सीखेंगे ना, आपकी इच्छा होगी सीखने की तो हम उन्हें सिखाएंगे। एक और प्रश्न हाँ सर। हाँ जैसे ये सर प्री एकेडमी स्ट्रक्चर जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें न्यू न्यू पुरानी 1986 वाली। हाँ हाँ 1986 वाली। हाँ राजीव गांधी की टाइम में। हाँ अच्छा तो ठीक है। तो वो मतलब कोठारी कमीशन आयोग आया 1964 65 में, नहीं 64 66 में कोठारी कमीशन आयोग आया था। उन्होंने 10+3+2 का फॉर्मूला अपनाया था 64 66। टू को उनको उन्होंने जैसे ये जो 10+ नहीं 10+2 है, इसको जैसे उन्होंने बताया कि जो बच्चे जो 10वीं तक कक्षा वाले वो इसमें आ जाएंगे और बाकी वाले उसमें 11वीं वाले उसमें आ जाएंगे। मालूम
जैसे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ले जाते हैं, तो सबसे आगे करता हूँ कि आपकी जैसे के कार्यक्रम का आपकी कैसे और आपकी जैसे यही से बात करते हैं। बहुत बढ़िया। बावजूद उसके बहुत सारे लोगों के पास ना तो फिर भी प्रश्न बहुत सारे हैं। उम्मीद रहेगी कि इसके अधिक प्रश्न आएंगे। प्रश्नों से आपको नया सीखने को मिलता है, प्रश्न पूछने की कला। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई देश राज के प्रश्न पूछने की कला शानदार शानदार है। और ये कला बहुत बढ़िया कला है। एक बार तो सामने वाले को जब होती है कैसे बताऊं कैसे करूं, बट प्रश्न पूछना एक प्रकार की कला की कला आपको भी अपने अंदर में विकास बैठे नहीं रहना है, अंदर से जो भी है पेन पेपर पे लिख करके मुझे सब परिपक्व नहीं है। और आपको भी समझना है कि हमारी हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा हम लोगों के सामने थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ ये कहना है कि इतना मुझे पता है, आगे का मैं पढ़ लूंगा, बस इतना मुझे पता मैं आपको समझा देता हूँ कि मुझे रेफर करना उस जगह पे नहीं है, बोलना है हमारे नहीं इतना कर देगा। और एक व्यक्ति एक प्रश्न का दो प्रश्न, एक से अधिक प्रश्न का और लोगों को भी आज आपने शुरुआत की दुनिया पूछा है, तो ये मेरी अच्छा नहीं लेंगे और आप ये अच्छा नहीं लेंगे, कुछ बहुत सारी चीजें यहाँ समझ में आई। समानता आपके एग्जाम में भी काम आएगा, इसी को बढ़िया टाइम भी बढ़िया चला। आज हमने नया इम्प्रूव किया था, नया भी बढ़िया काम किया है, सैलरी आई है और साइन की है। ऐसे आप सभी को आना है, साइन करनी है, से आपके अंदर में और आज का जो डेफिनेशन था बढ़िया था। इसके कई सारे कारण हैं कि आप क्यों बैठे थे, कैसे नहीं बैठे थे, कई और बार जवाब किया कि जो है पसीना नहीं हो रहा था और आवाजें नहीं गूंज रही थी, सबके ऐसे हम और बढ़िया स्टेज जाते हैं तो हमको और साउंड मिलता है, हमारा और विचार है। ऐसे ही सभी लोग आगे जाइए और जो लोग आज से आने वाले हैं उन सभी को दिवाली की ढेर शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली चाहे ट्राई करें, वापस आए तो उसी उत्साह उसी जो है पढ़ने की मदद से आए। जो लोग का बात में होने वाला है तो किया जाएगा इसके लिए अवसर। और मुझे लगता है कि जैसी बाद में होगा नवंबर में, कब है जैसी 2 दिसंबर को है, सीधे 2 दिसंबर को है। वाह, मतलब 2 दिसंबर को जिसका जिसकी भाई प्रेरणा रही थी कौन है, आप है। तो कितनी भाई कौन से कौन है, हमारी है। हाँ अच्छा, तो उनको ले लेना कोऑर्डिनेट करके। तो ऑल द बेस्ट सभी को, तीनों लोगों को, और उद्यम के लिए जोरदार ताली हो जाए। अच्छा एक्सपीरियंस है और थोड़े अगर और अगर इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे होता है ना ड्राइवर तो बन के हाथ साफ कर लेते हैं तो हम अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। वैसे थोड़े अगर और तैयारी कर लेंगे फिर बढ़िया नेचुरल बन सकते हैं। यार बहुत गुड, ऐसे ही थैंक यू। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देसी कमेटी वालों को, जिसने हमारी हेल्प की, दिल से धन्यवाद। और दिवाली की एडवांस शुभकामनाएं सभी को, थैंक यू। आप ये करते हैं हमारे पास जो नहीं मिलेगा, हमें रोज का पालना